नमस्ते। आप सभी दर्शकों का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। हम आपके बीच में ऐसी जीवट, ऐसी कर्मठ महिलाओं को लेकर आते हैं जिनका जीवन संघर्षों से भरा है, जिन्होंने अपने संघर्षों से पार पाना सीख लिया है। खास तौर पे हम महिलाओं के लिए माँ बनना एक बहुत ही अलौकिक अनुभूति होती है। हमें लगता है हमें पूर्णता मिल गई और हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। हम एक माँ का जब जीवन जीती हैं तो हम एक अलौकिक दुनिया में होती हैं। उनके साथ हमारे सपने जुड़े होते हैं। हम उन्हें बड़ा करेंगी, कल स्कूल जाएंगे, कल ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हम उनके साथ अपने जीवन को लपेट लेते हैं और उनके साथ ही हम अपने जीवन को जी लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीवन सामान्य नहीं होता। सामान्य से हटकर कुछ असामान्य परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। और आज मैं जिक्र करूंगी ऐसी स्पेशल मदर्स का जिनका एक अलौकिक सपना जरूर है, लेकिन उस अलौकिक सपने के साथ साथ एक चुनौती भी उनके सामने आई और उन्होंने अपने जीवन को उसी तरह से जीना शुरू कर दिया। और चूंकि ये असाधारण परिस्थिति होती है कि कोई आपका बच्चा, कोई हमारी संतान एक सामान्य ना होकर किसी न किसी प्रकार के उसके विकास में यदि कोई जेनेटिकल अवरोध होता है या कोई सी सिंड्रोम से पीड़ित है या फिर कोई ऐसी चीज होती है जो उसे सामान्य से अलग करती है, वैसी स्थिति का सामना होने पर हमें अपनी सोच की दिशा को बदलना पड़ता है। पहली बार में तो शायद हम लोग सकते में ही रह जाते हैं, क्योंकि हम कभी तैयार नहीं होते हैं उनके लिए। क्योंकि वो हमारी झोली में है, हमारी उससे रूह और आत्मा जुड़ी है, तो अब हमारे जीवन का नजरिया और जीवन जीने के तरीके बिल्कुल बदल जाते हैं। और ऐसा तभी हम कर पाते हैं जब महिलाओं में हौसला होता है। और ये जो स्पेशल बच्चों की स्पेशल मदर होती हैं, वो वेरी स्पेशल होती हैं, क्योंकि उनकी जीवटता एक जीवन को सींचने में लगी रहती है, अपने त्याग से आगे बढ़ाती है उस जीवन को। हमारे बीच में ऐसी ही एक जीवट बहन है हमारे बीच में, जो कि वेरी स्पेशल मदर है। आज हमने उन्हें आमंत्रित किया है हमारे इस कार्यक्रम में और मैं उनको स्क्रीन पर शामिल करती हूँ अपने साथ। आप है पारुल सिंह, जो हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हैं। तो आइए हम पारुल जी को स्क्रीन पर शामिल करते हैं। पारुल, नमस्ते, कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपको देख करके बहुत खुशी हो रही है और आपको जोड़ कर इस कार्यक्रम में हमें बहुत हर्ष हो रहा है। पारुल, आप एक विशेष जीवट महिला हैं, यह मैं जानती हूँ। काफी अरसे से हम सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर आपको फॉलो करते हैं। तो आप बहुत ही अच्छी कवित्री हैं, लेखिका हैं, वेब डिजाइनर हैं और आप एक विशेष मदर हैं। तो आइए हमारे दोस्तों से आपको मिलवाते हैं और आपकी जर्नी उनको सुनवाते हैं। तो पारुल, सबसे पहले तो आप हमें अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ आपकी स्कूलिंग और एजुकेशन, थोड़ा सा आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताएं। जी दीदी, पहले तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। दूसरा, अगर मैं बताऊँ तो मैं यूपी से हूँ, यूपी में मुजफ्फरनगर, वहाँ पे मेरा गांव है कुड़ाना। और हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन मेरे पापा कुड़ाना नहीं रहते हैं, वो छपरोली एक कस्बा है डिस्ट्रिक्ट बागपत के, वहाँ पापा डॉक्टर हैं। तो हम 3 भाई बहन वहीं पले बड़े हैं, वहीं तो हमने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया, वो आरजी कॉलेज मेरठ से। अल्मोड़ा से मैंने एमएससी किया बॉटनी में। और उसके बाद मैंने वेब डिजाइनर के तौर पे जो है जॉब भी किया 2-3 साल। और अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, वो इफको में चीफ मैनेजर हैं, तो अभी हम नोएडा में हैं। अभी मैं यहीं पे रहती हूँ। 2 मेरी बेटियां हैं। बड़ी बेटी है श्रेयांशी सिंह, वो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है रॉयटर्स में, और छोटी बेटी जो डाउन सिंड्रोम से ब्लेस्ड है, वो 14 ईयर की है, हमारे साथ। और
एजुकेशन मैंने बता ही दिया, और काफ़ी टाइम से आजकल अभी क्या कर रही हूँ, बस लिखती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ और बेटी के साथ टाइम गुज़र रहा है। पारुल, आप बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत कुछ आप सामाजिक रूप से करती रहती हैं। ये सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा जैसी बात है कि आप अपने इतने व्यस्त समय से अपने लिए कुछ पल निकाल लेती हैं और अपनी जो क्रिएटिव हमारी हंगर है, क्रिएटिविटी की भी भूख ही होती है, उसे जब हम सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमारे दिमाग को हमारे बहुत शांति प्रदान करती है। देखिए बहुत अच्छा है। पारुल, आप मुझे अपनी स्पेशल मदर होने का अनुभव हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनें स्पेशल मदर्स हैं, तो वो इस जर्नी से गुजरती हैं और इस आपकी इस जर्नी से उनको भी कुछ नई दृष्टि से चीजों को देखने का नजरिया पैदा होगा, तो ऐसा मेरा मानना है। तो आप मुझे उस जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि आपकी छोटी बेटी है जो एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उसी जर्नी को हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपको पता चला कि ये स्पेशल है और उसमें किस प्रकार का जैविक रूप से किस प्रकार से वो स्पेशल आपको पता चला। जी देखिए, अभी जो मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं ये बोलूँ कि हिम्मत करेंगे तो कुछ नहीं होगा और ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगता है, मुझे बहुत टाइम लगा। और मैं समझती हूँ कि मैं इसीलिए अपने बारे में और इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ कि जहाँ मैं पहुँची हूँ, अगर यहाँ से कोई मदर या कोई लड़की यहाँ से शुरू करेगी तो वो बहुत आगे जाएगी। मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी सामाजिक स्तर पर भी, घरेलू स्तर पर भी, और एक माँ होने के नाते। तो मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ अच्छा था, जो जैसे हर किसी माँ को एकदम बिल्कुल साधारण माँ की तरह ही मैं थी, और मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मेरी बड़ी बेटी 8 साल की थी जब 2006 में डाउन सिंड्रोम के साथ मेरी छोटी बेटी चांद में पैदा हुई। छोटा सा शहर था बिजनौर, वहां पर मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे उस टाइम। तो बिल्कुल जो एक छोटी जगह पे होता है वो ही हुआ। जब ये 40 दिन की थी तब मुझे पता चला कि ये डाउन सिंड्रोम इसको बताया है डॉक्टर ने। उससे पहले भी ये बहुत कमजोर थी, एक ऐसा कमजोर बच्चा जो 1 किलो 400 ग्राम का था, जो आने के बाद में घर ना आके हॉस्पिटल गया, सीधा 12-14 दिन वहां रहा, फिर उसके बाद घर आया तो उसके नोज में जो है वो इंक्यूबेट किया हुआ था, जो नली लगाई हुई थी, तो उसी से हम उसको दूध पिलाते थे। तो इस सब में टाइम गुजर रहा था और हम किसी तरह ही करते जा रहे थे, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी थी वो भी प्री मैच्योर बर्थ था उसका, तो 7.5 महीने में वो हो गई थी। तो हमें ऐसा लगा हाँ ठीक है, वो भी ऐसी थी, कमजोर थी, ठीक हो जाएगी, 2-3 महीने की बात है, आप पता है निकल जाएगी। तो मैं पूरा अपना मेहनत के साथ ठीक है हो जाएगा जैसे कि वो कर रहे थे। लेकिन 40 दिन के बाद जब मुझे पता चला, असल में मेरे डॉक्टर्स जो थे उन्हें पता था, लेकिन वो फ्रेंड थे हमारे, जो डॉक्टर थे मेरी फ्रेंड की हस्बैंड थे, तो जब वो पता चला उन्होंने सोचा कि कुछ दिन तो ठीक रहे, कुछ दिन अभी सर्जरी हुई है, सिजेरियन था वो भी जो है, तो कुछ दिन ये ठीक रहे। जब पता चला तो बहुत बुरा लगा और यकीन ही नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। दिल ऐसा करता था दीवारों में सर मार लूं या फोड़ लूं या क्या करूं, मतलब। और फिर 2-3 दिन तो खूब रोने में गए, बहुत रोने में गए। उसके बाद ऐसा लगा इसको लेके कहीं छुप जाऊं, ये रहे इसको तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन इसे लेके कहीं छुप जाऊं, दिखाई ना दूं किसी को, ऐसा लगता था। और उसी टाइम पे मेरी भाभी के यहाँ भी बेटा हुआ था, मैंने वहां उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे। भाभी बेचारी उधर उसको लेबर पेन हो रहा है, उधर वो पढ़ रही है बुक में डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डॉक्टर है वो भी। तो सारा ऐसा हो गया, तो मैंने उन्हें बोला नहीं नहीं इसको नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि वहां इतना खुशियां होनी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि सब लोग इसलिए दुखी होंगे। तो बहुत बुरा टाइम था, 6-7 महीने बहुत रोने में गुजरे और कुछ समझ नहीं आता था।
छोटा शहर था, कॉलोनी की लेडीज आती थी, अच्छा दूसरी भी लड़की हो गई, ये है। फिर लोगों ने कट ऑफ करना शुरू कर दिया, जो दोस्त थे उन्होंने घर आना छोड़ दिया, अपने बच्चों को ये कह दिया कि उस बच्चे को टच मत करना, ऐसा है वैसा है, जो छोटी जगह की बात होती है। मुझे आज किसी का बुरा नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई मदर मुझे सुन रही हो, कोई इस तरह की मुझे सुनती हो, तो वो समझें कि ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी आई थी, तब जाके मैं उन सब में से निकली हूँ, वो हमने भी सुना है। तो कॉलोनी की जो है लेडीज का मैं उनको दोष नहीं दूंगी, पता नहीं था, जब तक हमें नहीं पता था तो हमें भी कहाँ ऐसा लगता है, तो कि इवन फेसबुक पे लोगों ने अनफ्रेंड कर दिया, दोस्त नाम की कोई आसपास चीज ही नहीं बची। एक दो थे जो आज तक भी साथ हैं। उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, गूगल किया, 2006 की बात है, ऐसा नहीं है कि नेट पे कुछ नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन लक की बात होती है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। गूगल में मुझे दिखते थे कुछ डिसेबल बच्चे, जब मैं डाउन सिंड्रोम को करती थी सर्च, तो डिसेबल बच्चे दिखते थे, और वो तरह तरह के, कोई कैसे मुंह बना के बैठा है, कोई कैसे, होता है हर एक डिसेबिलिटी में होता है, वो देख के बहुत दर्द होता, नहीं ऐसा लगता नहीं मेरा बच्चा बड़ा हो कैसे। वहाँ पे एक मुंह बधिर उनका जो है स्कूल था, टूटा फूटा सा, उसकी बाउंड्री भी टूटी हुई थी। मुझे लगता था अब क्या मेरी बच्ची इसी स्कूल में जाएगी, दूसरी बेटी वहाँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, उसको यहाँ भेजना पड़ेगा, अगर भेजूंगी। कुछ नहीं पता चल रहा था, नहीं समझ आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा। धीरे धीरे नेट पे छानते छानते मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लगे रहते थे, तो कहीं से नेट पे कोई कनेक्शन मिला किसी का कि कोई ग्रुप है जो यूएस में कोई लेडी रहती है, उनका बेटा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है, और वो यंग है इस टाइम पे, और 6-7 तरह की म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, ये करता है, और इनका एक ग्रुप है जो ईमेल के थ्रू जुड़ा। उन लोगों से जुड़ना शुरू हुई, उन लोगों से बात शुरू हुई। 2009 में हम लोग दिल्ली जो है शिफ्ट कर गए, नोएडा, गाजियाबाद में पहले, फिर नोएडा। तो उसके बाद यहाँ पे उसकी स्कूलिंग हुई, लेकिन स्कूल के बारे में बताऊंगी। जब मैं वहाँ पे थी तो इसको हमने वहीं से शुरू से गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाया था दिल्ली, तो उसके लिए हॉस्पिटल उसको लेके आना पड़ता था। बड़ी बेटी भी थी, रोज उसका स्कूल था, और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके भी नहीं आ सकते थे, और जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से उसकी कुछ दवाइयाँ या ऐसे कुछ, जिससे थोड़ा सा माइंड कुछ हो जाए, ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता हुआ या नहीं हुआ उससे, लेकिन जब जिस टाइम जो चीजें सामने आती है तो माँ बाप करते हैं कुछ भी हो, ठीक हो जाए धीरे। तो वहां से एक बार मैं यहाँ आई हुई थी दिल्ली अपने ससुराल में, मेरी जेठानी ने मुझे बोला कि एम्स में दिखा के लाओ उसको, आंखों के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो पता चला कि चश्मा बहुत ज्यादा पावर था, क्योंकि जब इसने चलना शुरू किया 18 महीने की उम्र में, इसने 18 महीने की उम्र में हाँ चलना शुरू किया था। तो जब ये चलने लगी तो कभी दीवार से टकरा जाती थी, कभी दरवाजे से टकरा जाती थी। हम कह रहे आओ, सामने उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, जिधर आवाज आई, अगर मैं वहां से उस टाइम तक हट गई तो कुछ जहाँ से आवाज आई थी मुझे वहां ढूंढती थी, क्या हुआ है। पता चला कि -13 एंड -12 उसका नंबर है, चश्मा लग गया। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। हर टाइम रोती थी कि मैं देख सकती हूँ और मेरी बेटी नहीं देख सकती इस दुनिया को इस तरीके से, और आगे भी ये चश्मा का ये था कि डाउन होता चला जाएगा। और चश्मा लगाना एक समस्या आई, तो मैं उसको जो है बैठ जाती थी रजाई में लेके, उसके हाथ पकड़ के, और सामने उसे टीवी देखने का शौक था कि टीवी देखना है तो चश्मा लगा के रहेगी, और वो हाथ से पकड़ के रखती थी। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, बड़ी बेटी स्कूल चली जाती थी, और मैं वही ऐसे करके उसे बैठती थी। तो 6 महीने में उसने चश्मा लगा के सीख लिया, चश्मा लगाना। तो उसके बाद मैं वही एक बार यही हॉस्पिटल आई हुई थी, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मंडी हाउस में एक स्कूल है ऐसे बच्चों। तो मैं अपनी जेठानी की बेटी ने बोला चलो चाची लेके जो है ऑटो हम पहुंच गए वहां पे पहुंचे। सुनीता दी वहां से जिंदगी में ऐसा मिला, एक सिरा मिल गया, एक माँ को ना एक सिरा मिल गया कि अब मैं पकड़ के इससे पहुंच जाऊंगी अपने बच्चे को करने के। तो मैं वहां पहुंची, मेरी बेटी की जो स्पेशल एजुकेटर है शिवानंद जी, जो आजकल प्रिंसिपल है बाहर एक कंट्री में, तो वो मिली
और उनके बाद उन्होंने बोला ठीक है हम ले लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, आप वहाँ से इतनी दूर से यहाँ कैसे आएंगे। मैंने कहा मैम कोई नहीं, हम देख लेंगे। तो मैं रजिस्ट्रेशन करा के और चली। मैंने पूछा नहीं, मतलब मैं ऐसी थी उससे पहले कि हर एक चीज हस्बैंड से पूछ ली है, उन्हें बताना है करना है, लेकिन उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई एक सिरा मिल गया। क्योंकि वहाँ पे लोग कहते थे ये अंधी है, अंधी रहेगी, क्या फायदा इसे हमेशा हॉस्पिटल लेके जाती रहती हो। कोई कहता था बंदर जैसी है, कोई कहता था कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, पर मेरा दिल कहता था ऐसे कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। तो मैंने बोला मैम मैं कर लूंगी। तो उन्होंने बोला हम 15 दिन बाद देखेंगे। मैं बिजनौर वापस चली गई। उन्होंने कोई फोन नहीं किया, कुछ नहीं। मैंने उनसे पूछा 2-3 बार, जब मैंने उनको कॉल कर तो एक दिन उन्होंने बोला ठीक है आप एडमिशन ले लो, हमारे यहाँ एक इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें हफ्ते में 2 दिन आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है आप एडमिशन ले लीजिए। हफ्ते में 2 दिन दीदी मैं बिजनौर से आती थी, बिजनौर से मेरठ 80 किलोमीटर और मेरठ से दिल्ली 80 किलोमीटर। तो हफ्ते में 2 दिन आती थी, उसको क्लास कराती थी। सुबह 3 बजे उठती थी, खाना बनाती थी, बड़ी बेटी के स्कूल जाने का इंतजाम करती थी, उसको आती थी, वो जो है घर में बात का काम देखती थी, फिर यहाँ पे आती। उसके बाद 2 दिन क्लास, 2 हफ्ते में 2 क्लास करा के वापस आती। पूरा 1 साल मेरा ऐसे गुजरा। तब हम फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। गाजियाबाद से शिफ्ट हुए तो उसको स्कूल ले जाने के लिए फिर 3 मेट्रो थी, 3 मेट्रो चेंज करनी, लेके जाना, जब तक उसका स्कूल चलता था तब तक, फिर उसे लेके आना, उसके बाद तो वहाँ बैठना। फिर जब तक दौड़ के आती थी तब तक बड़ी बेटी को स्कूल से बस से लेके तब घर पहुंचती थी। तो यहाँ के भी वही रहा कि सुबह 5 बजे उठो, खाना बनाओ, 7 बजे टिफिन लेके निकल जाओ। उसके बाद आराम भी मिलता गया, आदमी करता जाता है। तो हुआ क्या कि हम लोगों को एक टैक्सी मिल गई। मेरे साथ एक मदर रोड थी वैशाली से, तो हमें एक टैक्सी का पता चला, तो हमने उससे बात की। तो हम क्या करते थे, एक दिन वो मदर जाती थी साथ में टैक्सी में, बच्चों के साथ। तो ऐसे ऐसे करके स्कूल का किया हमने, बस। सच में पारुल, मैं तुम्हें बहुत ध्यान से सुन रही हूँ और मैं उसको पूरा विजुअलाइज कर रही थी आपको सुनते हुए कि सच में एक माँ के जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाती है, उसकी जीवन का केंद्र ही बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। और आपने बहुत मेहनत से और बहुत साहस से, और ये साहस केवल माँ ही कर सकती है, एक माँ को ही पता है। एक माँ के अंदर जो बच्चे के लिए जज्बा होता है वो शायद ही किसी और भीतर में वो जज्बा पनप सकता है, ये नहीं हो सकता। आपने हर संभव कोशिश की और फिर उस पहचान होती है। और कैसे जानते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है? दीदी डाउन सिंड्रोम जो है वो बाय बर्थ होता है। ये जो है जेनेटिक वो है, जेनेटिक कोड, जैसे कि हम जानते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके थ्रू पेरेंट्स के जो ट्रेड्स हैं जो है वो बच्चों में जाते हैं। तो इसमें जो होता है 21वां जोड़ा जो होता है डाउन सिंड्रोम में 21वां जो जोड़ा होता है उसके पर दूसरे उससे टूट के एक आधा क्रोमोसोम उस पर चिपक जाता है, जिस टाइम पे कंसीविंग के बाद में वो सेल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें ये उस टाइम की बात है कि जब आप कंसीव किया और उसके बाद जब सेल डिवीजन हुआ उस टाइम ये काम हो गया। उसके बाद कुछ नहीं है ये कहे आपने प्रेगनेंसी में ये किया था, ये किया था, तुमने दवाई खाई होगी, तुम सोई होंगी, तुमने कुछ नहीं है। और एक सेल ऐसी हो गई ना, तो वो जो 2 सेल बनी दोनों ऐसी हो गई, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो हर सेल में वो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, आप उसे नहीं निकाल सकते। अभी तक तो कोई दवाई इस चीज की नहीं बनी है। ठीक है, तो इन बच्चों का क्या होता है, कुछ तो इनके फीचर्स जैसे आंखें थोड़ी ऐसी होंगी, यहाँ पे जुड़ी हुई, नाक थोड़ी छोटी होगी, चपटी, जीभ थोड़ी लंबी होगी, हाथ थोड़े, पाम जो है सपाट होती है, नीचे पैरों में जो तलवों के हमारे ऐसे कर्व होता है जिसके जो हम बैलेंस करते हैं अपनी बॉडी को, वो कर्व नहीं होता, फ्लैट फुट होता है। तो अगर मैं मोटे तौर पर कहूँ तो दूसरे बच्चों से इनके माइलस्टोन 3-4 साल डिले होते हैं। जो एक नॉर्मल बच्चा काम करता है 11 महीने में, 12 महीने में, हमारा बच्चा 18 महीने करेगा। तो उनका विकास धीरे-धीरे होता है। हाँ, विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन लॉजिकल माइंड की एक लिमिट है। जैसे चलना लेट शुरू करेंगे, लो मसल टोन होता है, जो मसल्स होती हैं बॉडी की, वो पूरे अंदर के पार्ट्स की भी और बाहर के पार्ट्स की भी, वो बहुत कमजोर होती है। मेरी बेटी को अगर आप भी देखोगे ना, अभी उसके हाथ आप ऐसे रख लो, डॉल की तरह पीछे कर दो, वो सोती कई बार ऐसे डर लग जाता है, भगवान कौन सो रहा है पास में, भाई ऐसे हाथ इधर का इधर निकला हुआ है।
लो मसल टोन होता है। तो और ये जो ट्रंक एरिया है पूरा, ये बहुत चपटा होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी निमोनिया हो जाता है, ठंड लग जाती है, सोते टाइम प्रॉब्लम होती है। 14 साल की मेरी बेटी हो गई, कोई ऐसी रात नहीं गई है जिसमें मैं रात को सोई हूँ और सुबह को वो हिलती रहती है, वो चलती रहती है, इवन वो अपने पैर दोनों क्रॉस कर लेगी, एक पैर खड़ा कर लेगी, इसको क्रॉस कर लेगी, ऐसे बेचैनी है, स्लीप एपनिया के जैसा उनको होता है। जब ये छोटी थी तो जब तक ऐसे मतलब घुटनों से चलती थी, तब ये क्या करती थी, सोते सोते या तो मेरे ऊपर सर रख लेगी या मेरे हस्बैंड पर सर रख के सोती थी। तकिया पे उसको नींद नहीं आती थी, सांस नहीं आता था, सर ऊपर रख लिया तो हेड अप हो गया ना तो सांस आता था। कई बार उसके ना जैसे हमारी स्किन को ऐसे सेंसरी इश्यूज जो होते हैं, तो ऐसे थे जैसे सुबह उठती थी, हम लोग सोए में तो उठेगी, बेड के नीचे उतरेगी और दरवाजे के बाहर जाके फर्श पे नीचे टिका के उससे उसकी बहुत अच्छा। तो ये इनके फिजिकल ट्रेट्स हैं। बाकी माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं, लेकिन माइलस्टोन्स अचीव करने के बाद जो बाकी बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ऊपर जाती है, इन बच्चों की वो वैसे ऊपर जाती है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि बॉडी की जिस सेल के ऊपर ज्यादा असर होता है, मान लो कुछ बच्चों की माइंड वाली ब्रेन की सेल पर ज्यादा असर है, तो उनका लॉजिकल माइंड उतना काम नहीं करेगा, वो एकेडमिक में इतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है उनकी लो मसल टोन हो और वो जो वो कम हो, तो वो दूसरा बच्चा दौड़ ज्यादा तेज सकता है, मेरा बच्चा शायद उतना तेज ना दौड़ सके, बिकॉज दौड़ना मैं आपको बताऊं जो दूसरे लोगों के लिए बहुत छोटी बात है ना, वो चांदनी के लिए हमारे लिए इतनी बड़ी बात थी कि मैं मिठाइयां बना के खाती थी कि अरे आज ये किया। जिन चीजों के लिए आप लोग ये सोचते हो कि हमारा बच्चा कर रहा है, हम उसके लिए तरसे हैं। आप कहते हो हमारे बच्चे ने ये उठा लिया ये कर दिया, मैं कहती अरे गिलास तोड़ दे मेरे बच्चे, उठ तो कर तो। कितना मैं उसको ये सोचती थी और देखती थी कि दौड़ना बहुत बड़ी बात है। मतलब मिट्टू ने अब 10 साल के बाद दौड़ना शुरू किया, जंप करना, दोनों पैरों से जंप करना, और किसी चीज को उठाने में हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन लग रहा है। अगर बच्चे फ्रिज के ऊपर कोई चीज रखी है तो लोग कहते हैं अरे शैतान है, फ्रिज पे से चीजें उठा के तोड़ देता। हम कहते हैं भाई बच्चा हमारा कब तोड़े, कब ये काम। तो पूरा टाइम वो जो होता है ना, वो स्टार्टिंग का जो 6-7 साल होते हैं, वो पूरा टाइम स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और स्कूल में सब कुछ था, वहाँ पे बहुत अच्छा था, लेकिन प्राइवेटली भी कराना ही पड़ता, और प्राइवेटली भी कराना पड़ता है। दीदी खूब पैसा बहाया जाता है, खूब पैसा बनता है, जितना परेशान भगवान ने स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को किया है, उससे 10 गुना ज्यादा जो है मार्केट करता है। फिजियोथेरेपिस्ट है या कोई भी है, मैं किसी के लिए वो नहीं करूंगी, सबके लिए एक सम्मान की बात है, हर कोई वो तो नहीं करेगा, लेकिन मार्केट ऐसा तैयार हो गया है, उन चीजों को इतना हाईलाइट कर दिया गया है कि और माँ बाप ऐसे होते हैं उस टाइम ना, भूले होते हैं, पैसा ले लो, जमीनें ले लो, कुछ भी ले लो, बच्चा ठीक हो जाए। तो ये चीज तो सोचनी पड़ेगी। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उस चीज को वहाँ पे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो शुरू में फेज आती है साइकोलॉजी की, जैसे बताइए आपको कि 5 फेज आती है, एकदम ट्रॉमा लगता है, उसके बाद हमें गुस्सा आता है हमारे साथ ही क्यों हुआ या ये हो गया, तो वो धीरे धीरे वैसे ही करके पार होती है। और दूसरी चीज मेरे साथ ये थी कि मेरी दूसरी बेटी, मैं इसके लिए कुछ करूँ तो मुझे लगता था इसको ना मैं छोड़ूं, वो इतना अच्छा भगवान ने एक हाथ से लेता है, एक हाथ से ले देता है। ये बेटी ऐसी आई चांदनी, श्रेया ये ऐसी बच्ची है जिसने कभी मतलब बचपन में भी मुझसे कभी 4 घंटे उसको लेके दीदी मैंने शॉपिंग किया है। वो बच्चे ने मजाल जो ये भी कहा मुझे पानी पिला, वो बच्चा ऐसा दिया भगवान ने। तो वो मैच्योर थी अपने टाइम से पहले। मैंने बहुत कोशिश की कि इसकी परवरिश का और वो चीज पे असर ना पड़े, लेकिन वो अभी भी अपने टाइम से बहुत पहले बहुत मैच्योर। और एक चीज मैं बताऊं, सिबलिंग्स के साथ में अगर मैं बताऊं कि दूसरे जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा पहला बच्चा डिसेबल हो गया है तो हम आगे बच्चे करें ना करें, मैं कहूँगी जरूर क्वेश्चन लें, मेडिकल साइंस का सहारा लें, लेकिन जरूर डाउन सिंड्रोम में भी ये कोई जरूरी टेस्ट होते हैं हर तरह के, वो आजकल तो टेस्ट होने लगे, वो कराई करें। मेरी छोटी बच्ची थी, बाहर खेलने जाती थी तो लेडीज की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने बोले, लेकिन मेरी बेटी को बोली अच्छा तेरी बहन पागल सी है ना, क्या है कैसे जाती, तेरी मम्मी लेके कहाँ जाती है,
तो वो खेलने जाती थी तो आके वापस परेशान कि मम्मा ऐसे कर, मैं भी परेशान होती थी। लेकिन एक दिन ऐसा झटका लगा था दीदी कि वहां से लाइफ चेंज। तो मुझे ये लगा कि जब ऊपर वाले ने मेरे साथ ये करने में उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ तो मुझे झेलने में क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरे से ज्यादा तो इंसल्ट ये मेरे ऊपर वाले की है जिसपे मैं विश्वास करती हूँ, ठीक है ना। अगर उसे बुरा नहीं लग रहा तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है दुनिया में मुझे कुछ भी कहे। और दूसरी बात, उन्हें पता नहीं, जब उन्हें पता नहीं है तो उनसे मैं शिकायत क्यों करूं। ये अच्छी बात है कि समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं तो क्या शिकायत करें। तो मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने उसको इंग्लिश में डाउन सिंड्रोम की पूरी डेफिनेशन जो है रटवा दी। मैंने कहा अगर कोई भी कुछ भी कहे तो बोल दो ये है मेरी बहन को और ऐसी यहाँ मेरी मम्मी है। तो उसने वही बोलना शुरू कर दिया, दूध लेने को ही जा रही आंटी ये बोला तो उसने शी हैड डाउन सिंड्रोम, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड दिस एंड दैट। तो इस तरीके से उसका भी कॉपिंग हो गया और बहुत जल्दी मेरे साथ बढ़ी हुई। तो पूरी हमारी जर्नी चली उसके बाद। और मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत मजे लिए उस सब के, अपने आप को करके कि एक चीज मेरी समझ में आ गई कि मतलब मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या करना है। मुझे लाइफ में अपने बच्चे का ध्यान रखना है, अपनी फैमिली के लिए केयर करनी है। वो मैं कैसे करूँगी, वो मैं करूँगी जब मैं खुश रहूंगी। मैं खुश रहूंगी तो मेरे बच्चे खुश रहेंगे। तो मुझे खुश रहने के लिए स्विमिंग सीखना है तो मैं स्विमिंग सीखूंगी। मैं अपने लिए स्विमिंग नहीं सीख रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए स्विमिंग सीख रही हूँ क्योंकि उससे मैं खुश होंगी तो अपने बच्चों को खुश रखूंगी। मैंने ऐसे करके अपने लिए लाइफ निकालनी शुरू कर दी। अदरवाइज डिप्रेशन भी आता है। और इंडिया में अगर स्पेशल बच्चे की माँ है आप तो वो माँ का बनना और वो दर्द तो आपके साथ होता ही है। एक चीज और साथ में चलती है, आपकी फैमिली की, आपके समाज की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, उनसे भी आपको निकलना होता है। वो जो एक वुमेन की जर्नी है ना, वो साथ में चलती है। अगर आपने छोड़ दिया, कोई माँ छोड़ती नहीं है, मजबूरी में छोड़ती है। जब सास ससुर साथ नहीं देंगे, जब 24 घंटे ताने लगेंगे कि तेरी वजह से ये हुआ है, ये तेरा आया है। बहुत से लोग मेरे साथ, हमारी कम्युनिटी में लोग हैं, बहुत हमारे साथ हैं जिनको बच्चा हुआ और हस्बैंड ने डाइवोर्स दिया। उनका वो अर्निंग हैंड भी नहीं थी अपनी फैमिली का और डाइवोर्स दे दिया। कहाँ जाओ, क्या करो, एक से एक दुख है। जितने दुख दवाई बनाओ उतने दुख होते हैं। तो वही मैं कह रही थी कि इंडिया में जो स्पेशल मदर बनती है ना, तो वहाँ पे उसकी अपनी जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो अपनी जर्नी है ना, आप चाहे स्पेशल मदर हो, आप चाहे नॉर्मल बच्चे की माँ हो, आप चाहे लड़की हो, आप चाहे वुमेन हो, ये चीज को वहीं से पकड़ के चलना चाहिए। पहले दिन से अपने फर्ज के साथ साथ अपने हक भी याद रखिए और दूसरों को समझाइए। क्योंकि जब आप स्पेशल मदर बन जाते हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए काम करना होता है। जब आप अवेलेबल हैं घर में गर्म रोटी देने के लिए सबको, उस टाइम पे आपको थेरेपी पर अपने बच्चे को लेकर जाना है। और आपको गर्म रोटी नहीं देंगे जिनको आपका फर्ज समझ रहे थे वो देना है। और आपका हक अब ये है कि हाँ मुझे इतनी इजाजत मिलनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को बाहर ले जाऊँ, वो आपको नहीं मिलती है। वो जिस दिन आप हक मांगेंगे तो आप वहां भी बुरे बनेंगे। तो दो फ्रंट है, दोनों पे जो है पैरेलल आपको लड़ना पड़ता है। एक तो ये कि मुझे अपने लिए आजादी चाहिए, क्यों वो आजादी मुझे यूज करनी है अपने बच्चे के लिए, ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। तो ये चीजें आती खूब आई, मजे से लड़े भिड़े रोए सब किया। और ठीक है, और कुछ आप पूछेंगे तो मैं बता दूं, वरना मैं तो बोलती जाऊंगी, मैं चुप नहीं होती। मेरा ऑन का स्विच है, ऑफ का नहीं है। ये सच है कि आपको स्वयं के ऊर्जा से भी भिड़ना है, समाज से भी और परिवार से भी। और एक माँ को भी ये जिम्मेदारी पड़ती है कि वो बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए और उसको लेकर के जाए। और बाकी परिवार के सभी जो सदस्य हैं उनके जीवन पर भी बहुत असर होता है। जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी वक्त से पहले ही मैच्योर हो गई, क्योंकि होना उसके लिए जरूरी था, वो स्वाभाविक था। समाज में बहुत अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं, खासतौर पे डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए या फिर जेनेटिकली डिसऑर्डर जिन बच्चों में है उनके लिए। तो और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा जो अज्ञानी लोग हैं वो तो इसको बहुत ही अलग तरीके से और धार्मिक रूप से भी अलग अलग तरीके से चीजों को देखते सोचते हैं। तो वो आपको बहुत कष्टदायी होता है, क्योंकि ये सामान्य चीजें हैं जिसको वैज्ञानिक रूप से हम पहचानते भी हैं और उसके बारे में खोज भी की गई है।
तो ये सभी को ये ज्ञात नहीं होता है। पर अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब कभी आप बहुत ही उदास हुए या बहुत कभी कभी हम इंसान हैं, हम हार जाते हैं, कभी कभी हम लोग परिस्थितियों के आगे हथियार भी डाल देते हैं और फिर दोबारा से खड़े होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान यदि गिरता है तो वो खड़े होना भी उसी का एक धर्म है जो हमें सिखाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप गहरे अवसाद में चली गई, तो फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला और कैसा कौन सी ऐसी तकनीक थी जो आपको ड्राइव कर गई कि नहीं, मुझे तो खड़े होना चाहिए, और क्या क्या आपने किया? देखिए, आपने सही बोला है कि समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप समझा नहीं सकते उन्हें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप एक सशक्त महिला बन जाती हैं तो आपका फर्ज है अपने आसपास की 10 और महिलाओं का हाथ पकड़ लीजिए, उन्हें भी अपने साथ लेके चलिए। अगर आप स्पेशल बच्चे की मदर हैं और आपको वो चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इसे अपने पास मत रखिए, इसे दे दीजिए, सोसाइटी में बांट दीजिए और लोगों को मदद करिए। एक हाथ से अपने बच्चे को संभालिए, और मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उनका बेटा भी स्पेशल चाइल्ड ही है, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि एक हाथ से अपने बच्चे को संभालिए और दूसरे हाथ से 10 और बच्चों को संभालिए। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे, बहुत सारी चीजें, देखिए, विनम्र होना होता है, हर किसी का जो है डिफेंड करने का या अपने आप को बचाव करने का या सीखने का मैकेनिज्म अलग होता है। मैं नहीं जानती कि मैंने जैसे किया है वो किसी और के भी काम आ सकता है, लेकिन मैं यही बता सकती हूँ कि मैंने मुझे ये लगता था कि कोई कुछ भी कह रहा है तो वो उस चीज पे मैं बामुकाबले कि मैं उसका जवाब दूं, उस चीज को मैं जाके घर में अपने बच्चे के ऊपर काम करूं जाके, वो वहां पे ना रहे। जैसे यहाँ पर आने के बाद भी जो नई इसकी जो शुरू की इसकी थेरेपीज वगैरह हो सकती थी, वो मंडी हाउस में आर के राजकुमारी अमृत कौर सेंटर में जिसमें जाती थी वहाँ चल रही थी। उसके बाद जब हमने ये देखा कि अब इसे किसी आसपास के स्कूल में डाल देना चाहिए, आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान है इंडिया में, हर स्कूल को एक स्पेशल एजुकेटर रखना पड़ेगा, कोई भी डिसेबिलिटी हो उनको एडमिशन देना पड़ेगा। लेकिन किसी स्कूल ने एडमिशन मेरी बेटी को नहीं, क्योंकि आंखों का प्रॉब्लम उससे ज्यादा था, तो एकेडमिकली वो अपने दूसरे जो डाउन सिंड्रोम ब्लेस्ड बच्चे थे उनसे एकेडमिक में पीछे, ठीक है। तो उसको वो चीजें और भी, मतलब देखिए, डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चा 4 साल पीछे होता है। अपने आई साइट के साथ मिठू चांदनी जो है वो 8 साल पीछे हो गई, 4 वो आई साइट वाले, 4 वो उसके वाले। तो ABCD उसे याद तो थी, वो लिख नहीं सकती, उसे लिखता ही नहीं है, लाइन कहाँ है लिखता ही नहीं है, कैसे लिखता है बच्चा। तो मैंने अपने आसपास के जितने स्कूलों में सबने कोशिश की, किसी ने एडमिशन नहीं लिया। एक प्राइवेट स्कूल था तो मुझे थकार की वहीं नर्सरी और KG में उसे कराना पड़ा। हर साल जब भी कोई पूछता था आपकी बेटी कौन सी क्लास में, मैं था KG में, तो आपकी बेटी कौन सी क्लास में, मैं था KG में। कभी लोअर KG में कर देती थी उसमें, कभी अपर KG में कर देती थी। जब मुझे 3-4 साल हो गए बताते हुए कि KG में, तो मैंने बताना शुरू कर दिया, फर्स्ट में आ गई। मैं इतने स्कूल में गई हूँ दीदी उस टाइम वहाँ पे वसुंधरा में, गाजियाबाद में, और मैं इस हाल में आ गई थी कि मैं सुंदर सुंदर अपने टॉप पहन के जाती थी, शायद मैं इनसे और मॉडर्न लगूंगी और मेरे बच्चे का एडमिशन मिल जाए। अपनी बिटिया को सुंदर सजा के ले जाती थी और रोज ऐसी बातें सुन के आती थी, बहुत रोती थी और फिर वही उठा लेती थी एक ही चीज कि मुझे क्या करना है लाइफ में। दीदी, मैंने अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स और अपने मतलब हस्बैंड के साथ तो है ही, आपकी एक ट्यूनिंग होती है, लेकिन उनके कहे अनुसार ही पूरी जिंदगी गुजारी है। आप कहो ये करो तो ये करो, सबको देख के खुश रहना, सबको देख के, तुम्हें ये चाहिए तो ये चाहिए। मैंने जब जॉब छोड़ दिया तो मुझे कोई उसका वो नहीं है, लेकिन जब चांदनी के साथ मुझे बाहर निकलना पड़ा तो मुझे मेरे हस्बैंड का भी वो आया कि अरे कैसे कर लोगे, बहुत पैसा जाने लगे। तो उसके बाद जब ये काम करने लगे, एक तो स्कूल वाली प्रॉब्लम आई कि स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिला, और दूसरी चीज आई कि खर्चा बहुत ज्यादा। अगर ईमानदारी की नौकरी कर रहे हो और महानगर में रह रहे हो तो पैसे बस इतने ही आते हैं कि महीने में आए और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें किसी चीज की कमी थी, लेकिन फिर भी एक स्पेशल बच्चे के साथ खर्चा डबल होता है, आपकी मान लीजिए।
और ये सच में होता है, लिखित में होता है। लिख के आपको देते हैं आज दूसरे बच्चे की हमारे स्कूल में फीस 10,000 रुपये महीना है और आपके बच्चे की 20,000 महीना होगी, ट्रांसपोर्ट अलग, ठीक है। तो वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया। एक जगह तो मैं पहुंची, एक प्रिंसिपल बोले बेटा सुनो, लो मेरी उंगली पकड़ो, तो उसने उंगली पकड़ लिया, तो बोले फिर उन्होंने छुड़ाया तो उसने छोड़ा नहीं। देखा इन बच्चों का ना ग्रिप बहुत जबरदस्त होता है, मुझे पता है। मैंने कहा पता है तो एडमिशन भी दे दो अंकल जी। नहीं, वो हमारे यहाँ ना देखो आपके बच्चे का स्पेशल एजुकेटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम गुस्सा आता था। हमारी जो डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका एक यूनिट यहाँ पे भी है, उसके जो हैं अनिल सर हैं, करीब जोशी जी हैं, उनसे भी मैं बात कर रही थी उस टाइम के। हाँ हो सकता है कोर्ट में हम डाल के कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, मैं नहीं करना चाहती। और मैं ही करना, मुझे ये लगता था कि कोर्ट के कहने से अगर किसी स्कूल ने मेरे बच्चे को ले भी लिया तो 4 घंटे वो किस हालत में रहेगी मुझे नहीं पता है। वो लोग उसके साथ कैसे अच्छा करेंगे जो स्कूल लेने को मिलेंगी नहीं और कोर्ट के कहने से ले रहे हैं। तो नहीं, ये चीज़ नहीं हुई। 2009 से लेके 2017 में मैं नोएडा शिफ्ट हुई और तब तक मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं आपको बता दूं मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है अभी 3 साल पहले। तो 2017 में जब मैं नोएडा आई और मैंने सुना था कि नोएडा में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। मैंने यहाँ भी मेरी फिर वही जर्नी स्टार्ट हो गई। तब तक मेरी बड़ी बेटी 12th करके बेंगलोर जाती, तो यहाँ पे फिर वही जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत महंगे उन्होंने बोला कि जैसे मैंने आपको बताया, कोई कह रहे स्पेशल स्कूल में करा दूँ, कोई कह रहा स्पेशल स्कूल में जाती थी वो बोलते डाउन सिंड्रोम का बच्चा है। मैम आपको तो पता है कोई और डिसेबिलिटी हो तो बात अलग है, बच्चे तो नॉर्मल बच्चों के साथ चल जाते हैं, आप किसी ऐसे स्कूल में कराओ, ज़्यादा सीखेगी। तो वहाँ उन लोगों ने बोला कि 8,000 ट्रांसपोर्ट के और 20,000 फी होगी महीने की। मैंने कहा 28,000 रुपये इसको महीने में अगर मैं आपको दूँगी तो इसकी एफडी ना करा दूँ, इसकी तो सारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी आगे के लिए, मुझे भी शांति रहेगी कि मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो यहाँ पे फिर एक स्पेशल स्कूल है, वो पोंटी चड्डा फाउंडेशन का है, NBCN, उसमें इसका एडमिशन हुआ और अभी लॉकडाउन होने से पहले तक ये वहीं गई। तो जो 2018 में मेरा अपना ओपन हार्ट सर्जरी हुआ तो मेरे सामने वो वाला क्वेश्चन जो आता था दिल में जिसे हम टाल देते थे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ गया कि मेरा हार्ट लीक कर रहा था, एक बॉल लीक कर रही थी 70%, बहुत रेयर मतलब था वो। और डॉक्टर्स ने बोला कि पिछले 15 साल से तो कम से कम ये आपको है, कैसे डॉक्टर्स को पता नहीं चला, हमें नहीं पता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे पिछले 15 साल से ये प्रॉब्लम मुझे है। वो जो मैं थकती थी, वो जो मैं 3 मेट्रो स्टेशन गोद में लेकर एक बैग टांग के जाती थी, वो सब मैंने इसमें कर लिया। ऐसा मन करता था अपनी पीठ थपथा पालो पारू, मुझे बहुत अच्छा किया। उसके बाद दीदी सर्जरी हुई। अगर सर्जरी के बारे में आप कहें तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जी, सर्जरी के बारे में मुझे लगता है कि हम एक और सेशन किसी दिन रखेंगे, ठीक है? क्योंकि आज हम इसी पर फोकस करना चाहूंगी मैं, बच्चों वाला। हाँ। आप पारुल, आप जिस दौर से गुजरी और अपनी सेहत के साथ भी समझौता हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि मुझे इस तरह से हृदय का रोग भी है और फाइनली आपको एक बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा। एक बहुत बड़े बल की ये बात है कि आप उसमें से भी उठकर फिर से आप अपने जीवन को जी रही हैं और हमेशा मुस्कुराने के प्रयत्न में हमें दिखाई देती हैं और मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। नहीं, मैं सच में मुस्कुराती हूँ, हंसी झूठी नहीं है, हंसी सच्ची है। ये अपने आप से प्यार किया ना, जब मुझे लगा कि कुछ भी करना है तब मैंने अपने आप को देखा। वरना दीदी मैं तो कोई थी जो है पहने और अपना घर में है, अपने घर में ठीक है, मैंने अपना करियर छोड़ दिया कुछ, लेकिन वो मेरी खुशी थी, मैं उसमें बहुत खुश थी। मैंने नहीं मांगी थी ये जिंदगी कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो, मुझे सेल्फ लव लेना है, मुझे ये करना है, मैंने नहीं मांगी थी, मैं तो बहुत खुश थी। मुझ पे आई तो फिर मैंने कहा भैया आउट हुए हैं तो अच्छे से आउट होंगे, छक्का मार दे जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बिल्कुल पारुल, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बातें करते हुए।
एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, मुझे लगता है मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि जब ये बेटियां, हमारी डाउन सिंड्रोम बेटियां हैं, चूंकि इनके विकास की गति बहुत धीमी रहती है, तो जैसे एडोलेसेंट एज में बच्चियां प्रवेश करती हैं, जो सामान्य बच्चियां हैं, वो 9 से 13-14 साल तक एक मासिक धर्म की प्रक्रिया भी उनकी शुरू हो जाती है। तो क्या ऐसे बच्चों की वो प्रक्रिया भी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से होती है या नहीं होती है तो क्या देर से होती है? नहीं दीदी, भगवान ने बाकी सब चीजें जो है ना उसमें पीछे रखा है, लेकिन जहाँ पे ये प्रॉब्लम देनी होती है उसमें सबसे आगे है। बच्चियों को, डाउन सिंड्रोम की बच्चियों को नॉर्मल जितने दूसरे लड़कियों को होती है तो वो होती है, तो वो उसी एज पे आती है, वो परेशानी वहीं आएगी, उसमें कोई रियायत नहीं है। और जो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित लड़कियां हैं, वो माएँ भी उसी रेशो में बन सकती हैं जैसे नॉर्मल लड़कियां हैं। अगर मान लो 1% माएँ नहीं बन पाती तो उनके साथ भी ऐसा ही है, बाकी वो पूरी तरीके से फर्टाइल होती है जो भी फीमेल है डाउन सिंड्रोम के साथ। हाँ, लड़के जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो बात जी। लेकिन जब ये आई समस्या, ये सबसे बड़ी हमारी समस्या होती है जो हम मदर्स हैं, डाउन सिंड्रोम और भी लड़कियां हैं डाउन सिंड्रोम के साथ, तो घर पे क्या हुआ हो गया स्टार्ट, हम दूसरों से पूछते रहते थे, अरे मैं सब सीख जाते हैं। इतनी प्यारी होती है ये बच्चे, इतने प्यारे होते हैं कि आपको अपना बना लेते हैं और इतना महसूस करते हैं। जब मेरी बेटी को ये स्टार्ट हुए पीरियड्स 11 साल की वो थी, और दीदी जब उसे स्टार्ट हुए वो पूरा पेन मैंने अपने ऊपर महसूस किया। मैं आपको बताऊं, मैं खुद उठती थी और मैं बाथरूम चली जाती थी कि मुझे पैड चेंज करना है, पैड लेके बाथरूम चली जाती, और तब मुझे पता था मेरा नहीं, उसका है। पूरा टाइम दर्द होता है पूरा। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि हमारी बेटियां जी, जब सामान्य मुझे समझ ही नहीं आता था, जो पहला 1 साल था उसमें तो मुझे पता ही नहीं चलता था उसको वो रखे हैं मुझको वो रखे हैं, तो मैं जो है पहुंच जाती थी ऐसे सोच के कि शायद मुझे वो रखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे, सबसे पहले उसने ये किया, मम्मा ये मुझे सिखा दो, मैं कर दूंगी, मैं अपने आप कर दूंगी। तो हुआ क्या था कि मैंने उससे पहले भी, जैसे उसकी बड़ी बहन भी है और मैं भी, हम लोग उसको 2 साल से पहले ही अपने साथ वॉशरूम लेके जाते थे। जब हम चेंज करते थे तो उसने बताते कि ये है, नॉर्मल है, तो उसको ऐसा नहीं लगा उस टाइम पे कि ये क्या हो गया, तो उसको लगा कि वही है जो दीदी को और मम्मा को था। शुरू में होता है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से अपने आप कर लेती है। अभी तो मुझे बस फर्स्ट टाइम जाके पर उसे पूरी परफेक्ट तरीके से पैक करना और करना। ये डाउन सिंड्रोम बच्चे जो है जो है ना, जो कॉपी बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ भी आप इन्हें सिखाओ ना, फिर उसमें आप गड़बड़ करोगे तो आपको पकड़ेंगे। अगर डाइनिंग टेबल लगाना आपने सिखाया है, उसको क्लीन करना है, उसके बाद वो लगाने हैं, फिर टेबल लगाना है, फिर पहले चम्मच आएगी, तो आप पहले कटोरी नहीं रख सकते, वो चम्मच ही रखनी पड़ेगी, आपको भी पकड़ लेंगे। एक बार सिखा दो, स्किल बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कहती हूँ, कोई भी डिसेबिलिटी है, पेरेंट्स इसके पीछे ना भागें। अगर आपका बच्चा डिसेबल है, इसके पीछे मत भागिए कि वो पढ़ लेगा और वो कुछ बन जाएगा और ये डिसेबल है और ये लोग नॉर्मल। पहले तो मुझे नॉर्मल और डिसेबल की डेफिनेशन बता दो। जब इंसान यहाँ पे आया था, इतने लंबे लंबे दांत थे उसके, क्योंकि कच्चा मांस खाना पड़ता था 5000 साल पहले, ठीक है, दांत है नहीं, तो भाई हम तो सारे डिसेबल हो गए, है कि नहीं? तो डिसेबल और उसके लिए हमने बताइए नॉर्मल क्या है। एक बच्चा पैदा होएगा, अपने सारे काम करना सीखेगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो नौकरी करेगा, गाड़ी और बंगला खरीदेगा, एक वाइफ आएगी और लाइफ सेट। ये हमने किया है, भगवान ने थोड़ी करके भेजा है। उसने तो सबको, मैं कहती हूँ डाउन सिंड्रोम बच्चे आते हैं मजा करने और अपने माँ बाप को मजा करने। मैंने तो इस लड़की के साथ कितनी दुनिया देख ली, कितना घूम ली। मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी के लिए, हमारे लिए एक जो भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं, तो उस तरीके से तो है ही अच्छा कि जिस दिन से लड़की आई है उस दिन से सब घर में नया, गाड़ी नई, एसी नए, ये नए, वो नए, तो खुशी ही खुशी है। लेकिन वहां पहुंचने में टाइम लगता है। तो मैं कहती हूँ बने रहो और इग्नोर, यहाँ से ना कानों से बंद। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब मैं लाइफ के उस स्टेज पे हूँ, मैं आपसे, आप मुझे कहोगे 4 जमा 1 7, हाँ भाई 7 जी। पारुल, मैं बहुत, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ इस कार्यक्रम में, मैं तब से आपको बहुत
सिंसियरली मैं आपकी बातों को सुन रही हूँ, उन सबको विजुअलाइज कर रही हूँ, एक मदर के तौर पर उसको देख पा रही हूँ। पारुल, ये बिल्कुल ठीक है कि जब हमारी बच्चियों को मासिक धर्म होता है, चाहे वो सामान्य बच्चियां होती हैं, तो पहली बार माँ को बहुत अजीब सा एक हमें दुख होता है, और हमें जिस तरीके के एक वो पीड़ा होती है, एक जो फेक लेबर पेन्स होती है ना मेंस्ट्रुएशन में, वो सेम हम माँ को भी महसूस होने लगती है। उसी तरीके से हमारे हृदय की के साथ वॉशरूम लेके जाते हैं, जब हम चेंज करते हैं तो उसमें बताते हैं ये है, नॉर्मल है। तो उसको ऐसा नहीं लगा उस टाइम पे कि ये क्या हो गया, तो उसको लगा ये वही है जो दीदी को और मम्मा को था। शुरू में होता है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से अपने आप कर लेती है। अभी तो मुझे बस फर्स्ट टाइम जाके उसे पूरी परफेक्ट तरीके से पैक करना और करना। ये डाउन सिंड्रोम बच्चे जो हैं कैप जो है ना, जो मतलब कॉपी बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ भी आप इन्हें सिखाओ ना, फिर उसमें आप गड़बड़ करोगे तो आपको पकड़ेंगे। अगर डाइनिंग टेबल लगाना आपने सिखाया है, उसको क्लीन करना है, उसके बाद वो लगाने हैं, फिर टेबल लगाना है, फिर पहले चम्मच आएगी, तो आप पहले कटोरी नहीं रख सकते, वो चम्मच ही रखनी पड़ेगी। आपको भी पकड़ लेंगे। एक बार सिखा दो, स्किल बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कहती हूँ, कोई भी डिसेबिलिटी है, पेरेंट्स इसके पीछे ना भागें। अगर आपका बच्चा डिसेबल है, इसके पीछे मत भागिए कि वो पढ़ लेगा और वो कुछ बन जाएगा और ये डिसेबल है और ये लोग नॉर्मल है। पहले तो मुझे नॉर्मल और डिसेबल की डेफिनेशन बता दो। जब इंसान यहाँ पे आया था, इतने लंबे लंबे दांत थे उसके, क्योंकि कच्चा मांस खाना पड़ता था 5000 पहले, ठीक है। दांत है नहीं, तो भाई हम तो सारे डिसेबल हो गए, है कि नहीं। तो डिसेबल और उसके लिए हमने बताइए नॉर्मल क्या है। एक बच्चा पैदा होएगा, अपने सारे काम करना सीखेगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो नौकरी करेगा, गाड़ी और बंगला खरीदेगा, एक वाइफ आएगी और लाइफ सेट। ये हमने किया है, भगवान ने थोड़ी करके भेजा है। उसने तो सबको, मैं कहती हूँ डाउन सिंड्रोम बच्चे आते हैं मजा करने और अपने माँ बाप को मजा करना। मैंने तो इस लड़की के साथ कितनी दुनिया देख ली, कितना घूम ली। मेरी छोटी बेटी, बड़ी बेटी के लिए, हमारे लिए एक जो भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं, तो उस तरीके से तो है ही अच्छा कि जिस दिन से लड़की आई है उस दिन से सब घर में नया, गाड़ी नई, एसी नए, ये नए, वो नए, तो खुशी ही खुशी है। लेकिन वहां पहुंचने में टाइम लगता है। तो मैं कहती हूँ बने रहो और इग्नोर, यहाँ से ना कानों से बने। यदि ईश्वर ने आपको एक ऐसा स्पेशल बच्चा दिया है, तो उस स्पेशल बच्चे की देखरेख के लिए ईश्वर ने वो सब सुविधाएं और साधन आपको जुटा करके दिए भी हैं। तो इस रूप में आप एक भाग्यशाली महिला हैं, भाग्यशाली माँ हैं कि आप कम से कम पॉजिटिव साइड ये सोच पा रही हैं और ये देख पा रही हैं कि ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है। और यही बच्चा यदि किसी अक्षम परिवार में होता तो उसकी क्या स्थिति होती। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सोचने का, और मेरे जैसी सेंसिटिव महिला के लिए तो बहुत ही ज्यादा एक विषय ऐसा है जिस पर मुझे काफी देर तक सोचना पड़ता है। पारुल, आपसे बातचीत करते करते मेरे ध्यान दो चीजों पर गया है। एक सामाजिक, एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते मुझे चौंकाया भी है। एक तो ये कि जितने हमारे जेनेटिकल डिसऑर्डर बच्चे यदि हमारे घरों में होते हैं, तो एक पैरेलल बाजार को खड़ा कर दिया गया है, और जो बाजार भी ऐसा जो सबकी पहुंच से बाहर है, कि किसी पीड़ा किसी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होती है और हो गई है, और बाजार ने इस पर बहुत अच्छी तरीके से कब्जा किया है। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, जब हम सोचते हैं कि हमारा चाहे घर, मकान, दुकान, चाहे हम बिक जाएं, लेकिन हमारे बच्चे को किसी भी तरीके से वो स्वस्थ हो जाए, वो अच्छा हो जाए। एक ये चीज मुझे आपकी बातों से लगा है। एक और चौंकाने वाली बात जो आपने अपनी बातों में कह दी, जिस पर मेरा ध्यान अटक गया। कुछ स्त्रियों के जब जेनेटिकली डिसऑर्डर बच्चे हो गए, तो पतियों ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें अकेले अपने हाल पर छोड़ दिया, तलाक ले लिया, उसको नहीं बसाना चाहा कि जो बच्चा यदि हुआ है तो उसमें औरत की गलती है, वो आगे भी ऐसे ही बच्चे जनेगी, तो हमें ऐसी इस औरत की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो माँ है और बच्चे की परवरिश करना माँ की जिम्मेदारी है, तो वो अच्छी तरह से पल्ला झाड़ करके उस स्त्री को, उस बालक का बोझ उठाने के लिए उसको अलग कर दिया। ये एक समाज की ऐसी सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते, जो आपने हमें बताई है। तो पारुल, आज आपसे बात करके अच्छा लगा हमें।
समय की सीमा होती है, तो उसी समय की सीमा का ध्यान रखते हुए हम इस कार्यक्रम को विराम देना चाहते हैं। लेकिन चलते चलते मैं आपसे छोटे छोटे से सवाल पूछ लेती हूँ। पारुल, आपको कलर कौन सा पसंद है? रेड। और फिर आपको वेशभूषा में अगर कहें तो क्या पहनना पसंद रहता है ज्यादा? साड़ी, सबसे ज्यादा साड़ी को मैं पसंद करती हूँ। और साड़ी में मतलब मैं कुछ और ही हो जाती हूँ, मैं अपने आप में हवा के जैसी हो जाती हूँ। और मैं अपनी बच्चियों के लिए जी रही हूँ। जैसा मेरी बड़ी बेटी चाहती है, वो चाहती है मैं किताब लिखूं तो मैं किताब लिखती हूँ, वो चाहती है मम्मा आप ये करो तो मैं वो करती हूँ। चांदनी के साथ डांस करते हैं, श्रेया से ये सुनते हैं मम्मा ये करना है, बस ऐसे जिंदगी जा रही है। और एक चीज मैं छोटी सी बता दूं, मुझे पता है टाइम नहीं है, कि ना तो फाइनेंशियल उसका कोई असर पड़ता है, हमने सब करके देख लिया है। आप अगर गांव में है ना दीदी, दादी और नानी वाले जो नुस्खे होते हैं ना, बैठा हो इसे कैसे नहीं करेगा, मैं सिखाती हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग कराते कराते 3 साल निकल जाए, 2 महीने में दादी सिखा के चुकती है। तो जो गांव में बच्चे हैं ना डाउन सिंड्रोम के साथ हैं, वो हमारे वाले बच्चों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। क्यों? उन्हें अलग किया ही नहीं, उन्हें माँ बाप ने इतना सोचा ही नहीं उनके लिए। तो वहां भी वही चीज है, अपने बच्चों को जितना नॉर्मल उसमें रख सके वहां उसमें रखना चाहिए। दूसरा पैसे वाली जो बात है, पैसा का पड़ता है एक टाइम पे, स्टोर का बर्डन पड़ता है, तो दूसरे खर्चे हटा लीजिए और ये वाला कर लीजिए। जैसे हमारी डाउन सिंड्रोम फाउंडेशन की जो चेयरमैन है रेखा रामचंद्रन जी, उन्होंने मुझे बोला पारुल तुम्हारी बड़ी बेटी भी बड़ी हो रही है, इस पे भी ध्यान रखना। वो जो लड़कियों वाली बात आपने कही, अभी इसका टाइम है, इस वो 4-5 साल मैंने बड़ी बेटी को दी। मुझे अपनी पसंद का एक गीत गुनगुना दीजिए और फिर हम आज के कार्यक्रम से विराम। दीदी मैं बहुत बहुत गंदा गाती हूँ, मुझे गाने बहुत पसंद है। मेरी जिंदगी जो है वो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की ही दी हुई है। इन्होंने ही मुझे बिगाड़ा है और इन्होंने ही संभाला है। लेकिन आप अगर कुछ सुनाने को कहती हैं तो मैं अपनी ही एक कविता सुना देती हूँ जो लड़कियों के लिए। रफ़ी का नगमा, और रात में छत पर घूमती हुई तुम, फकत अपने लिए भी हो सकती हो। क्या जरूरी है कि इस समय में साथ किसी का हो ही हो? तुम क्या हो ये बताने के लिए कोई जुबान हो ही हो। लड़कियों यकीन तुम्हें खुद पे ये बेहिसाब हो कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, और तुम्हें ये बताने के लिए हो तुम ही का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा आपने। चलिए आज के लिए हम आपसे अब विदा लेते हैं। फिर एक किसी कार्यक्रम में दोबारा हम आपको बुलाएंगे और आपकी राय हम जानेंगे और सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से मुझे सुना, और आपको मैं हमेशा देखती सुनती रहती थी। और मुझे लगता है पहली बार हमारी 1-2 बार शायद फोन पे बात हुई है, लेकिन जिस तरीके से आप कर रही हैं ना लाइफ में, यही चीज है। जब हमें ये पता होता है ना हमने दूसरों की हेल्प करने का अपना पर्पज बना लिया, तो उसके बाद जिंदगी आसान हो जाती है, सब अपने आप हो जाता है। वरना लोग ये जो कहते हैं ना कि गए हुए का दुख हो जो है सब्र हो जाता है, और सामने रहने वाले का नहीं होता, किसी का भी नहीं होता है। सब ना गए हुए का होता है ना सामने। रोज अपने बच्चे को दुख में देखना आसान नहीं है। बिल्कुल, जीवन हमें जैसा मिलता है हमें स्वीकारना होता है, और उसका भी हमें एक सकारात्मक पक्ष ढूंढ करके हमें उस पॉजिटिविटी का पीछा करना होता है। यही जीवन है। और स्नेह बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, मैं तो यही मानती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये हमारा वुमेन टीवी इंडिया प्रोजेक्ट को करते हुए, क्योंकि हम कितनी महिलाओं के जीवन को छूते हैं। और हमारी टैगलाइन भी है टचिंग लाइव्स, सो वी आर टचिंग लाइव्स थ्रू द वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क। आई एम वेरी हैप्पी। दोस्तों, आप देख रहे थे आज की हमारी बातचीत पारुल के साथ। तो आपको ये कार्यक्रम निस्संदेह पसंद आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए, वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क के साथ जुड़े, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ आप कमेंट देना जरूर सीखें। कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी पार्टिसिपेंट्स को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो आप यूं ही जुड़ते रहिए और इस काफिले को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।